हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द्विवेदी फिजिक्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 11वीं फिजिक्स में लास्ट वीडियो के आगे जो प्रक्षेप्य गति में अपन लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंस जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन है और उसी के अनुसार हम आंसर भी करते हैं। तो उसमें जो प्रक्षेप्य गति के दो प्रकार हमने पढ़े कि जब प्रक्षेप्य को पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग देकर के प्रक्षेपित करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जब हम पृथ्वी सतह से ही क्षैतिज के साथ एक निश्चित कोण पर प्रक्षेपित करते हैं, तब डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्सप्रेशंस हैं कैसे होते हैं वो हमने डिराइव किया। और आज का प्रश्न इस लिहाज से खास है कि जैसे हम लास्ट वीडियो में बताया था कि अधिकतम ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं, तो उसी तरह से अधिकतम ऊंचाई की बजाय आज हम देखेंगे कि इस पूरे टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है तय करता है, उसकी बात आप करेंगे। मतलब अगर प्रश्न है कि प्रक्षेप्य गति में अधिकतम क्षैतिज परास का व्यंजक निर्मित कीजिए, एक तो ये बहुत सीधा सा प्रकार रहता है प्रश्न का, और उसमें जो वेरिएशंस हैं जो व्यवहारिक रूप से आपसे जानकारी अपेक्षित होती है उस पर भी आज हम इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए नजर रखिए पूरे टाइम वीडियो पर और पूरा टाइम वीडियो देखिए। आइए इस पर बात करते हैं। जब प्रश्न आता है कि प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी या अधिकतम क्षैतिज परास का व्यंजक निर्मित कीजिए, तो एक चीज आपको ये देखना है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी दूरी तय करता है, कितना टाइम तक करता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्षैतिज दिशा में उसकी जो मोशन है उसका एक्सप्लेनेशन करना है। और दूसरी चीज, कितने टाइम तक इन मोशन रहता है प्रोजेक्टाइल, उस टाइम को किस रूप में लेना है, उड्डयन काल के रूप में। यहां मैंने शॉर्ट कट में थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया है कि टी जो होता है वो 2t होता है, वो उड्डयन काल के रूप में, और x जो x एक्सिस में उसका जो डिस्टेंस है उसको हमने हॉरिजॉन्टल रेंज के रूप में लिया है, क्षैतिज परास के रूप में लिया है, और उसी की गणना करनी है। तो जाहिर सी बात है कि आप जो है दूरी निकालने के लिए गति के दूसरे समीकरण s ut + ½ t² का जो यूज करते हैं, तो उसमें जो मेंशन फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपने दो चीजें तो जान ली कि जो t यूज होता है वो उड्डयन काल यूज होता है, और जो x यूज होता है वो क्षैतिज परास के रूप में यूज होता है। और जो चीजें हैं वो देखिए, प्रारंभिक वेग की जब हम बात करेंगे तो प्रारंभिक वेग को हम किस दिशा में लेंगे, क्योंकि क्षैतिज गति की बात करनी है, इसलिए प्रारंभिक वेग के जो दो घटक हैं इस चित्र में, कि एक हॉरिजॉन्टल है u cos थीटा, प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा में वो u cos थीटा लेते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो प्रारंभिक वेग लेते हैं बच्चों, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये जबरदस्ती घुसती हैं ये राशियां और हम जानते हुए भी निकालने में गलती कर देते हैं। तो इसके लिए भी आपको सतर्क रहना है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि कैसे हम क्षैतिज परास का व्यंजक निर्मित करते हैं। माना जाना ये सब लिख लेते हैं, आपको तरीका इस क्वेश्चन के कई जो तरीके हैं उसमें हमने बकायदे बताया था, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। उसको लिखेंगे कि प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज परास की गणना करने के लिए मान लेते हैं कि चित्रानुसार एक प्रोजेक्टाइल को इस प्लेन में ऐसे गति कराते हैं, मतलब क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर के बीच मान लेते हैं कि क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए उसको प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है। तब वो x दिशा में जो उसका प्रारंभिक वेग है ux = u cos थीटा होता है, और ये तमाम राशियां, ठीक। इस तरह से लिखने के बाद अब हम कहते हैं क्षैतिज दिशा में गति के लिए गति का दूसरा समीकरण जब प्रयुक्त करेंगे तो उसका स्वरूप क्या हो जाएगा, r = ux × t, मतलब टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन मोशन, तो +1/2 ax × t²। अब ax यहाँ बहुत सिंपल सी बात है कि x दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका त्वरण सदैव 0 होता है, तो उन सभी राशियों को आपको लिख लेना है। r = ये ux क्या है, u cos थीटा है। अब ये हम बता रहे हैं कि जो t है वो क्या है, उड्डयन काल है।
पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो उड्डयन काल का व्यंजक है वो कितना आता है 2u sin थीटा अपान जी। तो उसकी वैल्यू आपको यहां पर पुट कर देनी है। वो आपने लिखा 2u sin थीटा अपान जी प्लस 1/2। ये ax की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अपने आप सेकंड जो टर्म है इसमें वो टोटल 0 हो जाती है। तो इस तरह से जब ये वैल्यू आप रख देते हैं बच्चों तो ये आ जाता है r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा की तो कॉस थीटा अपान जी और सेकंड टर्म क्या है 0 हो जाती है। तब आपका क्षैतिज परास का जो व्यंजक है वो कुछ इस तरह से दिखने लगता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अभी साइन 2 थीटा बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आप जब 9वीं 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तब आपको ये सारी चीजें बताई गई हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। तो इस तरह से क्षैतिज परास का व्यंजक आपके सामने होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो इसको आपको नोट कर लेना है। अब ये जो है प्रश्न इससे ज्यादा किस मायने में ज्यादा खास है उस मुद्दे पर हम बात करते हैं और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। बच्चों इसमें भी देखिए इस समीकरण की अगर बात करें तो ये 2 थीटा में अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख दें तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा यानी साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होती है। तो ये साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि जब हम किसी प्रक्षेप को क्षैतिज के साथ 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करते हैं तो साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम हो जाता है। अब जब साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम हो जाता है तो दी जाए तो क्या कांस्टेंट क्वांटिटी, तो मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम दे उस पर जो क्षैतिज परास है हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम हो जाती है। ये आपको पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तब r का मान क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है बिकॉज हियर साइन 2 थीटा इज इन मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, यानी जब हम किसी प्रक्षेप को पृथ्वी सतह से क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित करते हैं तो उस समय क्षैतिज परास का मान अधिकतम होता है। एक चीज और यहां ध्यान रखने की है जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पूरा वीडियो देखिए और नजर लगाए रहिए, कंसंट्रेशन बनाए रहिए। वो द्विवेदी फिजिक्स में आपको फिर मिलने वाला है। क्या देखिए ये आता है कि मान लीजिए ये सब चीजें आप जानती हैं और आपको प्रश्न आया इसका कि आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं करना है। प्रश्न समथिंग इस तरह से आता है। दो चीजों पर मैं आपकी बात क्लियर करूंगा। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये भाला फेंक रहा है या गोला फेंक रहा है या तवा फेंक है, मतलब हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, इस तरह के जो गेम होते हैं। तो ये क्या है समतल गति या प्रोजेक्टाइल मोशन का व्यवहारिक प्रश्न हुआ करता है। आपसे ये प्रश्न किया जाता है कि किसी डिस्कस थ्रो के स्पोर्ट्समैन के खिलाड़ी को अधिकतम रेंज तक या मैक्सिमम आर प्राप्त करने के लिए उसे किस एंगल पर वो डिस्कस को थ्रो करना चाहिए या हैमर को थ्रो करना चाहिए, तब आपको ये चीज याद आनी चाहिए। सपोज पहले ये जो है 45 डिग्री पर फेंकता है, तब जो इसका भाला है या जो डिस्कस है वो कैसे जाता है और इससे कम डिग्री पर जब ये फेंकता है या इससे ज्यादा डिग्री पर फेंकता है तब कैसे होता है। देखिए चूंकि यहां पर जो प्रोजेक्टाइल है उसकी पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई है, तो जब ये ऊंचाई पर ज्यादा गति करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये ऊंचाई पर यानी वर्टिकली ज्यादा जाता है तो उसकी जो रेंज है हॉरिजॉन्टली वो कम हो जाती है। मतलब यहां से जब हम बात करते हैं कि 45 डिग्री पर जाता है तो उसका जो
हॉरिजेंटल रेंज है, उसका जो हॉरिजेंटल रेंज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब ये 45 डिग्री से थोड़ा कम पड़ जाता है, ये 45 डिग्री से थोड़ा कम पड़ जाता है, तो उसका जो रेंज है 45 डिग्री R1 की तुलना में, वह 45 डिग्री से जब हम कम पर इसको थ्रो करते हैं तो उसका जो रेंज है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये प्रश्न किस तरह से आएगा और आपको इसका आंसर कैसे करना है, ये देखिए। प्रश्न इस तरह से आएगा, या तो नंबर 1, क्या कारण है कि हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो का खिलाड़ी अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए उसे लेस देन 45 डिग्री फेंकता है। एक तो ये, या यदि पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए तो उसके लिए सर्वाधिक आर प्राप्त करने के लिए कोण का मान क्या होना चाहिए। पहली दशा देखिए, तो आप देखते हैं इसका आंसर कैसे करना है। आपको यह बताना चाहिए कि जब कोई हैमर थ्रो वाला या डिस्कस थ्रो वाला खिलाड़ी प्रोजेक्ट को थ्रो करता है तो चूंकि 45 डिग्री से प्रक्षेपित करने पर उसका जो मैक्सिमम रेंज है वो हाइट में मोशन करने के कारण, वर्टिकली मोशन करने के कारण उसका जो रेंज है वो कम हो जाता है। इसलिए उसे थ्रो 45 डिग्री से थोड़ा कम एंगल पर करना चाहिए। ये चीज आपको चित्र बना सको तो चित्र बना सकते हैं। दूसरी चीज इसमें मैथमेटिक्स की रहती है और वो प्रश्न इस तरह से आता है कि मान लीजिए कि आपको 30 डिग्री पर कोई हैमर थ्रो आया तो उसके द्वारा 100 मीटर का रेंज प्राप्त होता है 30 डिग्री के लिए। तो क्या ऐसा और कोई एंगल है कि उससे थ्रो करने पर 100 मीटर रेंज प्राप्त हो सकता है हैमर के लिए या डिस्कस के लिए? ऐसा तब आपको ये फार्मूला देखना चाहिए कि u² sin 2θ अपान g होता है। तो इसमें ये 2θ के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, ये तो अब देखिए अगर ये 30 है तो अगर हम 30 के लिए 100 मीटर क्लियर करते हैं तो साइन 30 की जो भी वैल्यू होगी, अगर इसी में हम 30 रखते हैं तो ये हो जाता है साइन 90 डिग्री माइनस 30, तो यानी हो जाता है 60 डिग्री। इस तरह से मतलब यदि हम 30 डिग्री में जो वैल्यू प्राप्त करते हैं, ये 90 डिग्री, ये क्या होता है, ये 2θ ऐसे साइन 2θ। तो अगर 30 डिग्री तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री और माइनस फिर क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये तो ये 30 डिग्री पर फेंका तो इसका आया 100 मीटर रेंज। तो इसका भी रेंज आपको कितना मिलेगा, 100 मीटर मिलेगा। अब यहां जो मैथमेटिक्स है मैं इसलिए समझा रहा हूं कि चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की होती है, तो यदि 30 डिग्री पर 100 मीटर रेंज का प्राप्त होता है आपका रिजल्ट, तो वही रिजल्ट आपको 60 डिग्री पर फेंकने पर भी मिलता है। यानी 40 पर जो रेंज वही 50 पर रेंज, 30 पर जो रेंज वही 60 पर रेंज। तो इसको भी आपको समझकर रखना चाहिए कि वह कौन सा कोण होगा जिसके लिए रेंज 30 डिग्री के बराबर मिलेगा। तो क्या होगा 60। 15 के लिए तो 90 में 15 घटा के देखिए, तो 15 पर जो प्रक्षेपण के लिए अधिकतम रेंज मिलती है वही 75 के लिए मिलेगी, 20 के लिए वही 70 के लिए, 25 के लिए वही 65 के लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको व्यवहार में जब पूछा जाता है मैक्सिमम रेंज का, तब आपको इसके लिए भी तैयार रखना चाहिए।
चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने पॉइंट्स पर क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको सभी वीडियो में बनाया है। जो जैसा वीडियो हो उसका नाम लिखिए और आपके सामने वो वीडियो उपस्थित हो जाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल, और फिजिक्स का चाहे वो 9th का कोर्स हो, चाहे 10th का कोर्स हो, 11th का हो, 12th का हो, सभी के फिजिक्स के ऑल कॉन्सेप्ट्स इन इजी लैंग्वेज और एकदम क्लियर आपको मिलते रहेंगे।